हेलो एंड वेलकम टू ब्रिजबाला एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज के इस एजुकेशनल लेक्चर में स्टूडेंट्स हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th साइंस के चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग्स को। तो स्टूडेंट्स चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। एज वी लुक एट आवर सराउंडिंग्स वी सी अ लार्ज वेराइटी ऑफ थिंग्स विद डिफरेंट शेप्स, साइजेज एंड टेक्सचर्स। जब हम अपने आसपास देखते हैं तो हमें बहुत सारी अलग अलग चीज़ें नज़र आती हैं जिनका शेप, साइज और टेक्सचर दिखने में वो काफ़ी अलग अलग होती हैं। एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मटीरियल विच साइंटिस्ट हैव नेम्ड मैटर। हमारे आसपास की जितनी भी चीज़ें होती हैं वो एक मटेरियल से बनी होती हैं, कुछ ना कुछ मटेरियल से बनी होती हैं जिनको साइंटिस्ट क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। हम जिस हवा में सांस लेते हैं, जो खाना खाते हैं, पत्थर, बादल, स्टार्स, प्लांट्स और एनिमल्स, यहाँ तक कि पानी की छोटी सी बूंद भी, यहाँ तक कि जो सैंड होती, जो रेत होती है, उसके पार्टिकल्स भी, हर चीज़ हमारे आसपास क्या कहलाती है, मैटर कहलाती है। वी कैन ऑल्सो सी एज वी लुक अराउंड दैट ऑल द थिंग्स मेंशन्ड अबव ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास। अब ऊपर बताई गई सारी चीज़ों में दो चीज़ें कॉमन हैं। पहली बात तो वो कुछ ना कुछ स्पेस लेती हैं, कुछ ना कुछ स्थान घेरती हैं, कुछ ना कुछ स्पेस लेती हैं एंड हैव मास, और उनका कुछ ना कुछ मास होता है, चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो, लेकिन उनमें कुछ ना कुछ मास ज़रूर होता है। चाहे उनका मास 1 ग्राम हो चाहे 100 किलो हो, लेकिन कुछ ना कुछ उनका मास ज़रूर होता है। इन अदर वर्ड्स दे हैव बोथ मास एंड वॉल्यूम। यानी जिन चीज़ों में मास और वॉल्यूम होता है उन चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज सम स्पेस इज कॉल्ड मैटर। ये मैटर की प्रॉपर डेफिनेशन है। जैसे मैं कहूँ ऑनेस्टी यानी ईमानदारी। अब ईमानदारी एक ऐसी चीज़ है जिसको फील किया जा सकता है। इसको हम ये नहीं कह सकते कि ईमानदारी में कितना मास है या कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है। तो ईमानदारी या ऑनेस्टी इज़ नॉट अ मैटर, इट इज़ जस्ट अ फीलिंग, अ नाउन, बट इट इज़ नॉट अ मैटर। अगर मैं बात कहूँ स्टोन जो होगा, मान लीजिए मैं किसी स्टोन की बात करता हूँ तो उसमें कुछ ना कुछ प्रॉपर मास भी होगा और वो कुछ ना कुछ वॉल्यूम, कुछ ना कुछ स्पेस ले रहा होगा हमारे आसपास, तो उस चीज़ को हम क्या कहेंगे, मैटर कहेंगे। आगे देखिए, since early times human beings have been trying to understand their surroundings. Early Indian philosophers classified matter in the form of 5 basic elements: the panch tattva, air, earth, fire, sky and water. बहुत पुराने समय से ही ह्यूमन बींग्स जो हैं वो अपने आसपास की चीज़ों को समझने की कोशिशें करते आ रहे हैं। हमारे पुराने इंडियन फिलोसोफर्स ने, हमारे पुराने ऋषि मुनियों ने माना है तो कि हमारे आसपास का जो मैटर होता है वो 5 बेसिक एलिमेंट्स, पंच तत्व से, 5 चीज़ों से मिलकर बना होता है। वो 5 चीज़ें कौन सी हैं? एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। हमारे आसपास की हवा, ज़मीन, आग, आसमान और पानी, इन चीज़ों से मिलकर बनती हैं हमारे आसपास की चीज़ें, ऐसा इंडियन फिलोसोफर्स ने कहा है। अकॉर्डिंग टू देम एवरीथिंग लिविंग और नॉन लिविंग वॉज मेड अप ऑफ दीज 5 बेसिक एलिमेंट्स। उनका मानना था कि हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें होती हैं, चाहे वो लिविंग हो चाहे वो नॉन लिविंग हो, वो इन्हीं 5 बेसिक एलिमेंट से, इन्हीं पंच तत्वों से मिलकर बनी होती है। पुराने ग्रीक फिलोसोफर्स ने भी मैटर के बारे में कुछ ऐसा ही कहा था। उनकी फिलोसफी कुछ डिफरेंट जरूर थी, लेकिन सब ये बात मानते थे कि मैटर जो होता है वो कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स के आपस में जुड़ने से बनता है, कुछ बेसिक एलिमेंट्स के आपस में जुड़ने से बनता है। मॉडर्न डे साइंटिस्ट हैव इवॉल्व 2 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर बेस्ड ऑन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल नेचर। आजकल के साइंटिस्ट ने मैटर को 2 तरीके से क्लासीफाई करना सीख लिया है। पहला तो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग और दूसरा उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग। देखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, समझिएगा इस बात को। 9th क्लास के स्टूडेंट को पता होना चाहिए दैट व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। जब भी हम किसी चीज़ की शेप, साइज़, कलर, इन चीज़ों को देखते हैं, उसकी फिजिकल स्टेट को देखते हैं, जैसे वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, इसको हम बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी में हम उस ऑब्जेक्ट को चेंज नहीं करते। पहले जो वो ऑब्जेक्ट जैसा था, जो मटेरियल था, वो मटेरियल वैसा ही रहेगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं लकड़ी को काट देता हूँ, मेरे पास लकड़ी है, वुड है, उसको अगर मैं काट देता हूँ तो उसका शेप और साइज़ तो फ़र्क आएगा, लेकिन वो लकड़ी पहले भी लकड़ी थी और अब भी लकड़ी ही रहेगी। तो मटेरियल को बिना चेंज किए जो प्रॉपर्टीज़ हम स्टडी कर सकते हैं उनको फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कहा जाता है। ऑन द अदर हैंड, जब हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हैं तो हम मटेरियल को बिल्कुल चेंज कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप लकड़ी को जला दें, जलाने के बाद जो उसमें चेंज आया वो केमिकल चेंज है,
जो प्रॉपर्टी की बात हम यहाँ करेंगे वो केमिकल प्रॉपर्टी है, और आप सब ये जानते हैं कि लकड़ी को जलाने के बाद वो लकड़ी नहीं रहेगी, मटेरियल चेंज हो जाएगा। तो जिन प्रॉपर्टीज़ में मटेरियल चेंज हो जाता है, नया मटेरियल बन जाता है, उनको केमिकल प्रॉपर्टीज़ कहा जाता है, और जिनमें मटेरियल चेंज नहीं होता उनको फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कहा जाता है। इस चैप्टर में हम मैटर को उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग, यानी हम इस चैप्टर में केमिकल रिएक्शंस नहीं करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज़ के चेंजेस को नहीं पढ़ेंगे। हम इस चैप्टर में फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग मैटर को किस तरीके से डिवाइड किया जाता है वो हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। जो केमिकल एस्पेक्ट्स हैं मैटर के, हम आने वाले चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे। सबसे अब पहला आता है फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। जो मैटर है उसका फिजिकल नेचर कैसा है। देखिए, मैटर के फिजिकल नेचर के बारे में इसने हमें कुछ बातें बताई हैं। कैसी बातें बताई हैं उन सबको आप ध्यान से पढ़िएगा और सुनिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। पहली बात, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर के बारे में पहली बात क्या कहता है, दैट मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। सबसे पहली बात कि मैटर इज ऑफ पार्टिकुलेट नेचर, नॉट ऑफ कंटिन्यूअस नेचर। अगर आप अपने आसपास एक पत्थर देख रहे हैं, पानी की बूंद देख रहे हैं, या जिस हवा में आप सांस ले रहे हैं उसको फील कर रहे हैं, तो क्या कहता है कि हमारे आसपास की चीज़ें एक पार्टिकल से मिलकर नहीं बनी होती, बल्कि जो भी चीज़ें हम अपने आसपास देख पाते हैं वो बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स के मिलने से बनी होती है। तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि मैटर पार्टिकल से मिलकर बना होता है। बहुत लंबे समय तक दो तरह की विचारधाराएं, दो तरह की थिंकिंग मैटर के नेचर के बारे में साइंटिस्ट में बनी रही। वन स्कूल बिलीव्ड मैटर टू बी कंटिन्यूअस लाइक अ ब्लॉक ऑफ वुड, whereas the other thought that matter was made up of particles like sand। दो स्कूल्स, यहाँ पे स्कूल्स का मतलब है थिंकिंग अलग अलग थी। साइंटिस्ट के दो ग्रुप बने हुए थे। एक ग्रुप जहाँ ये प्रूव करने पे तुला हुआ था कि मैटर कंटिन्यूअस होता है, उसके आगे सब डिविजन्स नहीं होते, जबकि एक दूसरा ग्रुप था जो ये मानता था कि मैटर पार्टिकुलेट नेचर का होता है। जो भी मैटर हम अपने आसपास देखते हैं वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके बना होता है। दोनों अपनी अपनी थिंकिंग को लेके स्टडीज़ भी कर रहे थे, और लास्ट में अब जो हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी है वो ये मानती है कि साइंस जो मैटर है वो पार्टिकुलेट नेचर का है, पार्टिकल्स का बना हुआ है। अब हम इस बात को स्टडी करने के लिए, प्रूव करने के लिए एक एक्टिविटी करेंगे। देखिए, एक्टिविटी 1.1 हमारे सामने है। एक्टिविटीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, 9th क्लास में एक्टिविटीज़ आपको NCERT की बुक की सारी करनी चाहिए। आपको क्या करना है, 100 ml का बीकर लेना है, उस बीकर में पानी भर लेना है, आधे बीकर में पानी भर लेना और मार्क लगा लेना है कि पानी कहाँ तक भरा हुआ है। उसके बाद नमक या चीनी, दोनों में से एक चीज़ आप ले लीजिए और थोड़ी सी नमक या फिर थोड़ी सी चीनी उस पानी के अंदर डालिए और ग्लास रोड के साथ उसको स्टर कीजिए। ठीक है, अब जब चीनी या नमक, जो भी चीज़ आपने पानी के अंदर डाली है, वो घुल जाएगी, और घुलने के बाद आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, आप उसके वाटर लेवल को ऑब्जर्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है हमें, व्हाट डू यू थिंक हैज़ हैपन टू द सॉल्ट, व्हाई डज इट डिसअपियर, डज द लेवल ऑफ वाटर चेंज। अब इन क्वेश्चंस के हमें जवाब देने हैं। सबसे पहली बात तो सॉल्ट के साथ क्या हुआ। सॉल्ट जो है वो पानी के अंदर डिज़ोल्व हो जाता है। कैसे डिज़ोल्व हो जाता है, देखिए, अब हमने सॉल्ट को पानी के अंदर डाल के और ग्लास रोड से स्टर किया। सॉल्ट को डालने के बावजूद, घोलने के बावजूद भी वाटर लेवल राइज नहीं हुआ। शुरू में जितना पानी हमने डाला था बीकर के अंदर, सॉल्ट घोलने के बाद भी वाटर का लेवल उतना ही है। तो इससे प्रूव होता है कि मैटर पार्टिकल्स से बना हुआ है। कैसे प्रूव हुआ, क्योंकि सॉल्ट के पार्टिकल्स ने वाटर के पार्टिकल्स के बीच की जगह को ऑक्यूपाई कर लिया। अगर मैटर पार्टिकल से नहीं बना होता, पार्टिकल से मिलकर नहीं बना होता, बिल्कुल एक कंटिन्यूस फॉर्म में होता, तो सॉल्ट डालने के बाद वाटर का लेवल राइज हो जाना चाहिए था। लेकिन हुआ क्या, वाटर के बीच के पार्टिकल्स के बीच में सॉल्ट के पार्टिकल्स एडजस्ट हो गए और वाटर लेवल राइज नहीं हुआ। आगे आता है, अब ऊपर वाली एक्टिविटी में देखिए, मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ऊपर वाली एक्टिविटी से हमें ये पता चलता है कि मैटर पार्टिकल्स का से बना हुआ है। ठीक है, जो भी सॉल्ट या शुगर हमने पानी के अंदर डाला, देखिए यहाँ पे इसने दिखा रखा है, उसने पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच में मौजूद खाली स्पेस को ऑक्यूपाई कर लिया, इसीलिए वाटर लेवल राइज नहीं हुआ। आगे आता है, हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर। अब आगे आता है कि जो मैटर के पार्टिकल्स हैं ये कितने छोटे हैं। तो इसका आंसर आएगा बहुत ही ज़्यादा छोटे हैं ये।
मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। दूसरा पॉइंट आप बना सकते हैं, दीज पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल इन साइज, ये पार्टिकल्स काफ़ी छोटे साइज के होते हैं। इस बात को प्रूव करने के लिए हमने एक और एक्टिविटी की है। क्या एक्टिविटी की है? सबसे पहले आप एक 100 ml पानी लेंगे एक बीकर में, उसके अंदर आप 10 ml पोटेशियम परमैंगनेट डाल देंगे, या फिर कोई भी इंक डाल सकते हैं आप, कोई भी इंक या पोटेशियम परमैंगनेट आप डाल देंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, मान लीजिए ये बीकर 1 था हमारा, शुरू में जो बीकर था ये बीकर 1 था, ये बीकर 2 है हमारा। बीकर 2 में से 10 ml लिक्विड लेंगे और उसको थर्ड बीकर में डाल देंगे जिसमें सिर्फ पानी भरा हुआ था। क्या करना है आपको, थर्ड बीकर में शुरू में पानी लेना है और फिर उस पानी के अंदर बीकर 2 से 10 मिलीलीटर सॉल्यूशन लेके, लिक्विड लेके डाल देना है। बिल्कुल यही काम आपको फोर्थ बीकर के लिए रिपीट करना है। ध्यान से सुनिएगा क्या करना है, आप एक चौथा खाली बीकर लेंगे, उसमें 90 ml तो डालेंगे पानी, ठीक है, और उसके बाद 10 ml लिक्विड लेंगे आप बीकर नंबर 3 से और उसको बीकर नंबर 4 में डाल देंगे। यही काम आप बीकर नंबर 5 के साथ करेंगे। क्या करेंगे, बीकर नंबर 5 में पानी लीजिए, 10 ml सॉल्यूशन लीजिए बीकर नंबर 4 से और फिर उसको नंबर 5 में डाल दीजिए। तो अब देखिए आप क्या देखेंगे, जब ये काम हम आगे 6, 7, 8 ऐसे करते रहते हैं तो 8th बीकर तक भी इंक का जो कलर है वो हमें नज़र आ रहा है। तो देखिए अब इतने सारे चेंजेस करने के बाद, अब यहाँ देखिए आप, इसके अंदर 10% जो था क्या बोलते हैं इंक था, और आई थिंक अबाउट 90% के आसपास, रफली 90% के आसपास वाटर था। इसके अंदर परसेंटेज और ज़्यादा कम हो गई, और ज़्यादा परसेंटेज, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा परसेंटेज कम हो गई, 1% के आसपास। इसके अंदर 0.1% से भी नीचे, इसके अंदर 0.01% से भी नीचे, इसके अंदर 0.001% से भी नीचे। तो ऐसे परसेंटेज देखिए बहुत ज़्यादा कम हो गई इंक की, लेकिन फिर भी हमें कलर नज़र आ रहा है। हाँ, कलर फेड हो रहा है, ये बात बिल्कुल हम ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन कलर फिर भी नज़र आ रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि इंक की जो 1 बूंद या 2 बूंदें हमने डाली थी उनमें पार्टिकल्स बहुत सारे थे, इतने सारे पार्टिकल्स थे कि उनका 0.0001% भी हमें नज़र आ रहा है। तो इस एक्टिविटी से प्रूव होता है कि मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत सारे होते हैं और बहुत छोटे छोटे होते हैं, ठीक है, क्योंकि इतनी डाइल्यूशन के बाद भी, इतना पानी ऐड करने के बाद भी हमें उसका कलर नज़र आ रहा है। ऐसा तभी हो सकता है जब पार्टिकल्स बहुत सारे हों और बहुत छोटे छोटे हों, ऐसा तभी पॉसिबल है, ठीक है। यहाँ पे आपको यही एक्टिविटी समझाई गई है। आगे देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। अब देखिए इस आर्टिकल में, इस सब सेक्शन में हम क्या पढ़ेंगे, हमने ये पढ़ लिया कि मैटर क्या होता है, हमने ये पढ़ लिया कि मैटर की जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो क्या होती हैं। क्या पढ़ा हमने, मैंने आपको 2 पॉइंट्स बताए थे कि मैटर जो होता है वो पार्टिकल से मिलकर बना होता है। दूसरी बात, ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये बहुत छोटे साइज़ के होते हैं। ये 2 चीज़ें हमने पढ़ ली। आगे आता है कि मैटर जिन पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है उन पार्टिकल्स की भी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। मैटर जिन छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है उन पार्टिकल्स की क्या विशेषताएं होती हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, क्या फीचर्स होते हैं, उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट आता है इसमें, मैटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, कम हो या ज़्यादा हो, होता ज़रूर है। देखिए एक्टिविटी 1.1 और 1.2 हमने जब की थी, 2 एक्टिविटीज़ जो मैं आपको ऊपर करा चुका हूँ, वो एक्टिविटी 1.1 और 1.2 है। उसमें हमने देखा कि जो शुगर, सॉल्ट, डेटॉल या पोटेशियम परमैंगनेट के पार्टिकल्स हैं वो पानी में अच्छे से घुल जाते हैं, फैल जाते हैं। जब हम चाय बनाते हैं, कॉफ़ी बनाते हैं या नींबू पानी बनाते हैं तो एक तरह के जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो दूसरे के अंदर घुल जाते हैं, ठीक है। इससे पता चलता है कि मैटर पार्टिकल्स के मैटर के बीच में स्पेस होता है। तो इंटरमोलिक्यूलर स्पेस या इंटरपार्टिकुलेट स्पेस, इंटरपार्टिकुलेट स्पेस जरूर होता है मैटर के पार्टिकल्स के बीच में। हमने ऊपर देखिए स्टूडेंट्स 2 एक्टिविटीज़ की हैं। एक में तो हमने नमक या चीनी को घोला था पानी में, दूसरे में हमने इंक को या फिर पोटेशियम परमैंगनेट को घोला था पानी के अंदर। अब थोड़ी सी इंक भी पूरे पानी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। क्यों? क्योंकि इंक के पार्टिकल्स पानी के पार्टिकल्स के बीच में मौजूद जगह को घेर लेते हैं। अब वो उस जगह को तभी घेर पाते हैं क्योंकि उनके बीच में स्पेस होता होगा। अगर स्पेस ना होता तो वो उस जगह पे कभी भी अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाते। तो एक्टिविटी 1.1 और 1.2 ये साबित करने के लिए काफ़ी है कि पार्टिकल्स
ऑफ मैटर के बीच में स्पेस होता है। आगे देखिए, नेक्स्ट एक्टिविटी है, मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो लगातार मूव करते रहते हैं। इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स। दिस इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी स्टूडेंट्स, दिस इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। आपने वैसे पहले भी पढ़ा है, 8th क्लास में भी पढ़ा होगा, अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ। जब भी कोई चीज़ मूव करती है, जब भी कोई चीज़ के अंदर कुछ स्पीड होती है, तो उसकी स्पीड की वजह से उसके अंदर जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, उसके अंदर जो एनर्जी होती है उसको कहा जाता है उसकी काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अगर मान लीजिए आपके पास एक आयरन बॉल है, अगर वो 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है तो उसके अंदर कुछ काइनेटिक एनर्जी है, 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है तो उसके अंदर कुछ काइनेटिक एनर्जी है। तो जिस भी चीज़ के अंदर मूवमेंट हो रही है उसके अंदर कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी जरूर है। और ये जो काइनेटिक एनर्जी होती है ये स्पीड ऑफ मूवमेंट के साथ बढ़ती है। अगर पार्टिकल्स ज़्यादा स्पीडली मूव करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, अगर कम स्पीड से मूव करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी कम होगी। देखते हैं एक्टिविटी 1.3 को। देखिए, आपको क्या करना है, अगरबत्ती जलानी है और उसको क्लास के एक कॉर्नर में रख देना है। ठीक है, अब देखिए आपको क्या करेंगे, आप उस अगरबत्ती की स्मेल को काफ़ी दूर से भी सूंघ पाएंगे, स्मेल कर पाएंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि मैटर के पार्टिकल्स कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं, इसीलिए। ठीक है, ये एक्टिविटी प्रूव करती है। देखिए, एक जलती हुई अगरबत्ती जब वो नहीं जल रही थी तब आपको कोई स्मेल नहीं आ रही थी, लेकिन जैसे ही आपने उसको अगरबत्ती को जलाया तो उसकी सुगंध आपको अपनी क्लास के हर कोने में आराम से फील होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि इंसेंस स्टिक से निकलते हुए स्मोक पार्टिकल्स चारों तरफ फैल रही हैं, मूव कर रही हैं। आगे आता है एक्टिविटी 1.4। 1.4 में क्या कहता है ये, 2 बीकर लीजिए, आपको 2 बीकर लेने हैं पानी से भरे हुए। ठीक है, एक में तो आप क्या कीजिए, ब्लू या रेड इंक डालिए थोड़ी सी, ठीक है, और दूसरे में आप हनी डालिए, थोड़ा सा शहद डालिए थोड़ा सा, और उन दोनों बीकर्स को कुछ टाइम के लिए अनडिस्टर्ब्ड रख दीजिए अपनी क्लास के कॉर्नर में, और फिर अपनी ऑब्जर्वेशंस को आप रिकॉर्ड कीजिए। ये तो हमें करनी है एक्टिविटी। अब हमसे क्वेश्चंस क्या पुट किए गए हैं, पहला क्वेश्चन तो है व्हाट डू यू ऑब्जर्व इमीडिएटली आफ्टर एडिंग द इंक ड्रॉप। इंक ड्रॉप को डालने के बाद आप क्या देखते हैं, इंक डिफ्यूजेज इटसेल्फ इनटू द वाटर विद इन अ फ्यू मिनट्स। इंक जो है वो पानी में पूरी तरीके से डिजोल्व हो जाती है, घुल जाती है कुछ मिनटों के अंदर ही। व्हाट डू यू ऑब्जर्व इमीडिएटली आफ्टर एडिंग अ ड्रॉप ऑफ हनी। ड्रॉप ऑफ हनी को ऐड करने के बाद आप क्या देखते हैं, ठीक है, हनी टेक्स अ फ्यू आवर्स टू डिजोल्व कंप्लीटली इन वाटर। हनी को थोड़ा सा टाइम लगता है, इमीडिएटली इतना इंस्टेंट एक्शन वो नहीं करता है। हाउ मेनी आवर्स और डेज डज इट टेक फॉर द इंक कलर ऑफ इंक टू स्प्रेड इवनली थ्रू आउट द वाटर। कितने घंटे या दिन लगते हैं, घंटे या दिन नहीं लगते हैं, अ फ्यू मिनट्स। लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर आएगा अ फ्यू मिनट्स। तो स्टूडेंट्स देखिए, एक्टिविटी 1.4 में भी यही प्रूव किया जा रहा है कि पार्टिकल्स मूव करते हैं, क्योंकि अगर पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं तभी तो वो डिजोल्व हो पा रहे हैं। अगर वो मूव नहीं करते तो उनमें डिसोल्यूशन हो ही नहीं पाता। आगे आता है एक्टिविटी 1.5। एक्टिविटी 1.5 में देखिए क्या है, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल को या फिर पोटेशियम परमैंगनेट की क्रिस्टल को आपको गर्म पानी में डालना है और ठंडे पानी में डालना है। यानी एक बीकर में गर्म पानी लीजिए, उसमें कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल डालिए, दूसरे में ठंडा पानी लीजिए, उसमें कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल डालिए, लेकिन सॉल्यूशन को स्टर मत कीजिए, उसको जैसे घोलिए मत, उसको चम्मच से या ग्लास रोड से घोलिए मत उसको। क्रिस्टल्स को उनके बॉटम पे टिका रहने दीजिए, सेटल हो जाने दीजिए। देखिए अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व जस्ट अबव द सॉलिड क्रिस्टल इन द ग्लास। जब आप उन क्रिस्टल्स को ग्लासेस के अंदर डाल चुके होते हैं तो आपको क्रिस्टल्स के ऊपर क्या नजर आता है, आपको इंक थ्रेड्स नजर आते हैं, ब्लू कलर के थ्रेड्स नजर आते हैं जब आप कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स को डालते हैं। आपको ऐसा लगता है कि क्रिस्टल्स के अंदर धागे से निकल रहे हैं और वो पानी के अंदर घुल रहे हैं। व्हाट हैपन्स एज द टाइम पासिस, जैसे जैसे समय बीतता है तो क्या होता है, तो जो हॉट वाटर वाला बीकर है उसमें डिसोल्यूशन होता है ज़्यादा जल्दी, और जो कोल्ड वाटर वाला बीकर है उसमें डिसोल्यूशन होता है कॉपर सल्फेट का थोड़ा सा टाइम के साथ, थोड़ा सा स्लोली होता है। व्हाट डज दिस सजेस्ट अबाउट द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। सॉलिड और लिक्विड के पार्टिकल्स के बारे में इस एक्टिविटी से क्या पता चलता है, इस एक्टिविटी से पता चलता है कि जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं वो लिक्विड के मुकाबले ज़्यादा कम मूवमेंट करते हैं। यानी सॉलिड के पार्टिकल्स कम मूव करते हैं लिक्विड के पार्टिकल्स के मुकाबले, क्योंकि अगर आप इंक को डालते हैं पानी के अंदर तो वो बहुत जल्दी घुल जाती है, जबकि अगर आपने सॉलिड कॉपर सल्फेट को डाला तो वो घुलने में टाइम लेता है।
आगे आता है डज द रेट ऑफ मिक्सिंग चेंज विद टेम्परेचर? यस, रेट ऑफ मिक्सिंग चेंजेस विद टेम्परेचर, ठीक है। इफ द टेम्परेचर इज हायर रेट ऑफ मिक्सिंग विल ऑल्सो बी हाई। अब स्टूडेंट्स मिक्सिंग को हम यहाँ पे साइंस में एक और जो है वर्ड से बुलाते हैं, दैट इज डिफ्यूजन। साइंस में हम मिक्सिंग को यहाँ पे डिफ्यूजन बोलते हैं। डिफ्यूजन का मतलब होता है इंटर मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स, एक मैटर के पार्टिकल्स का दूसरे में घुलना, दूसरे में मिल जाना, इस प्रोसेस को कहा जाता है डिफ्यूजन, ठीक है। और मिक्सिंग या फिर डिफ्यूजन कह सकते हैं हम उसको। आगे आता है अब इन एक्टिविटी से क्या प्रूव हुआ, ये मैं आपको पहले से ही क्लियर कर चुका हूं। आगे आता है डिफ्यूजन के बारे में इसने बताया है कि पार्टिकल जब इंटरमिक्सिंग होती है पार्टिकल्स की, ठीक है, तो उसको क्या कहा जाता है? डिफ्यूजन कहा जाता है। और डिफ्यूजन जो होती है वो टेम्परेचर के साथ बढ़ती है। टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा पार्टिकल्स की डिसोल्यूशन उतनी ही फास्टर होगी, पार्टिकल्स की डिफ्यूजन, पार्टिकल्स की मिक्सिंग उतनी ही जल्दी जल्दी होगी। आगे आता है थर्ड जो कैरेक्टर है वो है कैरेक्टरिस्टिक है वो है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, थर्ड ऑब्जर्वेशन है हमारी। तो एक्टिविटी 1.6 में क्या करना है देखिए, मैं आपको बताता हूँ। आपको 3 ग्रुप्स बनाने हैं अपनी क्लास के, ठीक है, 4 ग्रुप्स बनाने हैं, सॉरी। पहले ग्रुप को तो आपको इस तरीके से खड़ा करना है, ठीक है। और दूसरे ग्रुप के जो बच्चे होंगे वो क्या करेंगे, दूसरे ग्रुप के बच्चे क्या करेंगे, एक दूसरे का हाथ पकड़ लेंगे, सिर्फ हाथ पकड़ लेंगे। पहले ग्रुप के बच्चे ये वाली फॉर्मेशन बनाएंगे, दूसरे ग्रुप के बच्चे एक दूसरे का हाथ पकड़ लेंगे टाइटली थोड़ा सा, और जो तीसरे ग्रुप के बच्चे हैं वो सिर्फ एक दूसरे की फिंगर्स को टच करके खड़े हो जाएंगे, एक सर्कल बना के फिंगर्स को टच करके खड़े हो जाएंगे। और जो फोर्थ ग्रुप के बच्चे हैं उनका क्या काम है, उनको दौड़ना है फ्रीली इधर उधर ग्राउंड में, और कोशिश करनी है कि ग्रुप नंबर 1 के सर्कल को तोड़ने की, ग्रुप नंबर 2 के सर्कल को तोड़ने की, ग्रुप नंबर 3 के सर्कल को तोड़ने की। अब कोई बच्चा भी इस बात को बता सकता है कि ग्रुप नंबर 1 का सर्कल आसानी से नहीं टूटेगा, ग्रुप नंबर 2 का सर्कल टूटेगा तो, लेकिन उसमें मेहनत ज़्यादा लगेगी, जबकि ग्रुप नंबर 3 के सर्कल को तोड़ना काफ़ी आसान है। हल्का सा फोर्स लगाया, क्योंकि ग्रुप नंबर 3 ने एक दूसरे को सिर्फ टच कर रखा है, तो हल्का सा फोर्स लगाया, उनके हाथ छूट जाएंगे और सर्कल जो है वो टूट जाएगा, पार्टिकल्स दूर दूर बिखर जाएंगे। तो देखिए आगे क्या कहना चाह रहा है। आगे आता है एक्टिविटी 1.7। देखिए 1.7 में क्या कहता है, 1.6 में आपको अलग अलग तरह के कॉम्बिनेशंस के बारे में बताता है। मतलब मैटर के पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट तो करते हैं, एक दूसरे को बांध के रखने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन उनकी अट्रैक्शन की कैपेबिलिटीज़ अलग अलग होती हैं, ठीक है। जैसे हम सॉलिड की बात करें, हमारे आसपास कुछ सॉलिड चीज़ जैसे लोहा है, लकड़ी है, ठीक है, इनकी जो अट्रैक्शन होती है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, इसलिए उसको दूर दूर करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। जबकि जो लिक्विड्स होते हैं जैसे दूध है, पानी है, उनके पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन कम होती है सॉलिड्स के मुकाबले, होती तो है लेकिन कम होती है, इसलिए उनके पार्टिकल्स को दूर दूर करना थोड़ा सा सॉलिड्स के मुकाबले आसान होता है। तीसरी बात करते हैं गैस की। हमारे आसपास जो गैसेस होती हैं, गैसेस की बात करें तो उनके अंदर पार्टिकल अट्रैक्शन काफ़ी कम होती है, बहुत आसानी से उनके पार्टिकल्स को दूर दूर किया जा सकता है। आगे आता है एक्टिविटी 1.7। 1.7 में क्या कहता है, आपको एक आयरन नेल लेनी है, चौक लेना है और रबर बैंड लेना है, और उनको हैमर करके, कट करके या स्ट्रेच करके तोड़ने की कोशिश करनी है। तो इन तीनों पार्टिकल्स में से किसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हैं? जाहिर सी बात है आयरन नेल के ज़्यादा हैं, चौक के मॉडरेट हैं, और चौक के सबसे कम हैं और रबर बैंड के मॉडरेट हैं फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। आगे आता है एक्टिविटी 1.8। एक्टिविटी 1.8 में क्या करना है आपको एक कंटेनर में थोड़ा सा पानी लेना है, यू हैव टू टेक सम वाटर इन अ कंटेनर, और अपनी उंगलियों की हेल्प से पानी के अंदर, अपनी उंगलियां पानी के अंदर फिरानी है, यानी पानी को काटने की कोशिश करना है। तो क्या आप पानी को काट पाते हैं? ऐसा क्यों है कि आप पानी को काट नहीं पाते परमानेंटली? जैसे आपने कागज़ के ऊपर चाकू चलाया तो वो कागज़ कट जाता है, लेकिन यही काम आप पानी के साथ नहीं करते। ऐसा क्यों है? क्योंकि पानी के पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होता है जो उसको आपस में बांधे रखता है, परमानेंटली एक दूसरे से अलग नहीं होने देता। आगे आता है आपका ब्लूप्रिंट क्वेश्चंस जो है स्टूडेंट्स, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस जो हैं इनके लिए हम एक सेपरेट वीडियोस बनाएंगे, वहां आपको समझाए जाएंगे। आगे देखिए, आगे हम चलते हैं हमारे टेक्स्ट के ऊपर, स्टेट्स ऑफ मैटर के ऊपर। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग मैटर की 3 स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। वैसे तो स्टूडेंट्स 5 स्टेट्स होती हैं अब तक जो स्टडी की गई हैं, ठीक है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बीईसी, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। लेकिन 9th क्लास के सिलेबस में हम ये 3 स्टेट्स ही डिस्कस करेंगे।
देखिए ये जो 3 स्टेट्स हैं इनको मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग, मैटर के पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया है। सबसे पहले बात करते हैं सॉलिड स्टेट की। सॉलिड स्टेट की बात करते हैं हम। देखिए सॉलिड स्टेट में क्या है, अगर आप अपने आसपास जिन भी सॉलिड चीज़ों को देखते होंगे उनकी शेप और साइज़, बाउंड्रीज और वॉल्यूम क्या होती है, फिक्स होती है, ठीक है, और वो एक दूसरे के अंदर मिक्सअप नहीं होते। फॉर एग्जांपल अगर आप लकड़ी और लोहे को एक दूसरे के ऊपर रख देते हैं तो वो डिफ्यूज़ नहीं होंगे, एक दूसरे के अंदर मिक्सअप नहीं होंगे, इंटरमिक्सिंग नहीं होगी लोहे की लकड़ी के अंदर, यानी उनके अंदर डिफ्यूजन नहीं होती है, ठीक है। अगर आप उनको कंप्रेस करने की कोशिश करेंगे, दबाने की कोशिश करेंगे तो वो दबेंगे भी नहीं, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चलता है, एक्टिविटी 1.9 से जो हमें पता चलता है वो हम नीचे वाले सेक्शन में डिस्कस करेंगे। देखिए ऊपर जितनी भी आर्टिकल्स को हमने पढ़ा है वो सारे सॉलिड्स हैं। आप सब जानते हैं सॉलिड्स क्या होते हैं। सॉलिड्स की शेप प्रॉपर होती है, डेफिनेट होती है, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज, फिक्स्ड बाउंड्रीज होती हैं उनकी, फिक्स्ड वॉल्यूम्स होती हैं उनकी। अगर आप कोशिश करें कि आप एक अलमीरा को एक छोटे से ग्लास के अंदर फिट करना चाहें तो ऐसा आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि अलमीरा की वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है। आगे आता है उनकी नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी होती है, यानी वो कंप्रेस नहीं होते, फोर्स एक्सर्ट करने पे दबते नहीं हैं। कंप्रेस करने का मतलब दबना, फोर्स एक्सर्ट करने पे दबते नहीं हैं। देखिए सॉलिड्स हैव अ टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप व्हेन सब्जेक्टेड टू आउटसाइड फोर्स। बाहर से फोर्स लगाने पे भी वो अपनी शेप को मेंटेन रखते हैं। इस चीज़ को कहा जाता है कंप्रेसिबिलिटी। अगर आपसे कंप्रेसिबिलिटी की डेफिनेशन कोई पूछे तो आप बता सकते हैं टेंडेंसी टू मेंटेन द शेप व्हेन सब्जेक्टेड टू आउटसाइड फोर्स। बाहर से फोर्स लगाने पे अपनी शेप को बरकरार रखने की काबिलियत को कंप्रेसिबिलिटी कहा जाता है। सॉलिड्स में ब्रेक अंडर फोर्स बट इट्स डिफिकल्ट टू चेंज देयर शेप सो दे आर रिजिड। अगली प्रॉपर्टी है रिजिडिटी की। जो ऑब्जेक्ट फोर्स लगाने पे शेप चेंज ना करे, टूट जाएगा, शेप चेंज नहीं करेगा। जैसे लकड़ी है, लकड़ी को अगर आप मतलब फोर्स लगाएंगे तो अपनी शेप चेंज नहीं करेगी, वो ज़्यादा फोर्स लगा देंगे तो टूट बेशक जाए लेकिन वो शेप चेंज नहीं करेगी। दिस इज कॉल्ड रिजिडिटी। तो जो सॉलिड्स होते हैं स्टूडेंट्स, उनकी फिक्स्ड बाउंड्रीज होती हैं, फिक्स्ड शेप होती है, फिक्स्ड वॉल्यूम होती है, वो फ्लो नहीं करते, एक दूसरे के अंदर डिफ्यूज़ नहीं होते, वो कंप्रेसिबल नहीं होते, वो रिजिड होते हैं। ये सॉलिड्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। काफ़ी आसान है इसलिए मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा। अब आगे कुछ एक्सेप्शंस हैं। रबर बैंड एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है लेकिन फिर भी स्ट्रेच होने पे अपनी शेप चेंज कर देता है। शुगर और सोल्ट की बात करें, जब उनको, अब शुगर है मान लीजिए, चीनी है या नमक है, आप जिस जार के अंदर उसको डालेंगे उसी की शेप ले लेंगे, तो क्या वो सॉलिड नहीं है। स्पंज के बारे में क्या, स्पंज जो डस्टर होता है आपके क्लास में, या फोम होती है, जो फोम होती है, स्पंज होती है, जैसे आपके सोफे के शीट के अंदर, आपके मैट्रेस के अंदर जो होता है आसानी से दब जाता है, स्पंज जो होता है, क्या वो सॉलिड नहीं है। देखिए ऊपर जो मैंने प्रॉपर्टीज़ बताई ये यहाँ पे उन प्रॉपर्टीज़ को फॉलो नहीं कर पा रहा। मैंने आपको कहा था कि सॉलिड्स जो होते हैं वो इनकम्प्रेसिबल होते हैं, जबकि रबर सॉलिड होने के बावजूद भी कंप्रेस हो जाता है। ऐसा क्यों? तो इसका जवाब है रबर बैंड अपनी शेप तब तक चेंज किए रहता है जब तक कि उसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट किया जा रहा है। जैसे ही फोर्स को हटा दिया जाएगा वो दोबारा अपनी पहले वाली शेप में आ जाएगा। तो उसने अपनी शेप को मेंटेन रखा, चेंज नहीं किया, इसीलिए वो सॉलिड कहलाएगा। दूसरा है शुगर और सोल्ट की बात करें, शुगर और सोल्ट को जिस जार में डाला जाए उसी की शेप ले लेती है, लेकिन शुगर और सोल्ट का जो एक इंडिविजुअल पार्टिकल है उसकी शेप चेंज नहीं होती, उसकी शेप वही रहती है। आगे आता है स्पंज के बारे में। क्या, तो स्पंज की हम बात करते हैं। स्पंज कंप्रेस इसलिए होता है क्योंकि स्पंज के बीच में एयर स्पेसेस होते हैं, हवा होती है स्पंज के बीच में, ठीक है, खाली हवा होती है, खाली स्पेसेस में हवा भरी होती है, इसीलिए जो स्पंज होता है वो दब जाता है, लेकिन है ये सारी चीज़ें सॉलिड ही। आगे आता है माइन्यूट होल्स। होल से देखिए, बताइए, देखिए यहाँ पे लिख रखा है माइन्यूट, यानी बहुत छोटे छोटे होल्स होते हैं, उनके बीच में हवा फंसी होती है, जैसे हम दबाते हैं तो हवा बाहर निकलने की वजह से वो कंप्रेस होता है, वरना स्पंज कंप्रेस नहीं होगा। आगे आता है लिक्विड स्टेट के बारे में। लिक्विड स्टेट के बारे में क्या कहता है, आप कुछ लिक्विड्स लीजिए, जैसे दूध हो गया, पानी हो गया, ठीक है, नींबू पानी हो गया, जूस हो गया, कोल्ड ड्रिंक हो गया, ठीक है। तो पहले तो आप इनको फर्श के ऊपर उड़ेल दीजिए, डाल दीजिए, तो फर्श के ऊपर फ्लो करेंगे ये, ठीक है। और फिर आप इनको अलग अलग कंटेनर्स में डालिए, अलग अलग कंटेनर्स में डालिए, ग्लास में डाल के देखिए, लोटे में डाल के देखिए, तो क्या होगा, जिस चीज़ के अंदर आप इनको डालेंगे ये उसी की शेप ले लेंगे। आगे आता है, अब इसने कुछ क्वेश्चंस पूछे, बहुत इजी क्वेश्चंस है स्टूडेंट्स,
जब हम टेक्स्ट को पढ़ेंगे तो इनके आंसर्स आपको अपने आप आ जाएंगे। देखिए, लिक्विड्स की शेप फिक्स नहीं होती सॉलिड्स की तरह, इनकी शेप फिक्स नहीं होती, जिस कंटेनर के अंदर डालोगे उसी कंटेनर की शेप में आ जाएंगी, लेकिन इनकी वॉल्यूम फिक्स होती है। अगर आप कोशिश करें कि आप एक कैंपर पानी को, कैंपर का मतलब अगर आप 2 लीटर पानी को एक छोटे गिलास में डालने की कोशिश करें तो आप नहीं डाल पाएंगे। क्यों? क्योंकि लिक्विड्स की वॉल्यूम फिक्स होती है। अगर आपके पास 2 लीटर पानी है, मान लीजिए आपके पास एक लोटा है जिसकी कैपेसिटी 1 लीटर है, अगर आप उसको एक गिलास के अंदर डालना चाहते हैं लोटे के पानी को, तो आप उस गिलास के अंदर तभी डाल पाएंगे अगर गिलास भी इतना बड़ा होगा कि वो 1 लीटर का पानी अपने अंदर जो है अपनी इतने साइज़ का हो कि उसके अंदर 1 लीटर पानी आ सके। तो कहने का मतलब क्या है, लिक्विड्स की वॉल्यूम तो फिक्स होती है लेकिन उनकी बाउंड्रीज और शेप फिक्स नहीं होती। लिक्विड्स जो होते हैं वो फ्लूइड्स होते हैं। फ्लूइड्स का मतलब वो फ्लो करते हैं, वो फ्लो कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। लिक्विड्स जो होते हैं वो डिफ्यूज़ करते हैं एक दूसरे के अंदर। जैसे आप दूध डाल दीजिए पानी के अंदर, फिर एक दूसरे के अंदर मिल जाएगा, दूध और पानी मिक्स हो जाएंगे। तो ज़्यादातर जो लिक्विड्स होते हैं वो एक दूसरे के अंदर डिफ्यूजिबल होते हैं, आसानी से डिफ्यूज़ हो जाते हैं, ठीक है। आगे आता है गैसेस जो होती हैं वो भी आसानी से लिक्विड्स के अंदर डिसॉल्व हो सकती हैं। जैसे ऑक्सीजन और जो कार्बन डाइऑक्साइड हैं वो पानी के अंदर घुली होती हैं, इसीलिए पानी के अंदर प्लांट्स और एनिमल्स रह पाते हैं। पानी के अंदर रहने वाली मछलियाँ उस ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं जो पानी में घुली होती है। पानी के अंदर उगने वाले प्लांट्स उस कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए जो पानी के अंदर घुली होती है। तो एक्वाटिक प्लांट्स और एनिमल्स पानी के अंदर सर्वाइव कर पाते हैं क्योंकि पानी के अंदर हवाएं भी, गैसेस भी घुल सकती हैं। आगे आता है आपका, जितने भी लिविंग क्रीचर्स होते हैं उनको सांस लेने की ज़रूरत पड़ती है। एक्वाटिक एनिमल्स को भी सांस लेने की ज़रूरत पड़ती है पानी के अंदर, और वो सांस क्यों ले पाते हैं? क्योंकि पानी के अंदर ऑक्सीजन डिसॉल्व होती है। इसका मतलब सॉलिड, लिक्विड और गैसेस तीनों ही चीज़ें लिक्विड्स के अंदर डिसॉल्व कर सकती हैं। जैसे शुगर है, शुगर एक सॉलिड है, उसको आसानी से घोला जा सकता है पानी के अंदर। लिक्विड को लिक्विड के अंदर डिसॉल्व किया जा सकता है, गैसेस को भी लिक्विड्स के अंदर डिसॉल्व किया जा सकता है। हर बार नहीं किया जा सकता। जैसे मान लीजिए अगर आप लोहे को डाल दें पानी के अंदर तो वो डिसॉल्व नहीं होगा, ठीक है। अगर आप तेल को डाल दें पानी के अंदर तो वो भी डिसॉल्व नहीं होगा, ठीक है। इसी तरीके से हर गैस भी पानी के अंदर डिसॉल्व, लिक्विड के अंदर डिसॉल्व नहीं होती, लेकिन कुछ को किया जा सकता है। सम सॉलिड्स कैन बी डिसॉल्व्ड इन लिक्विड्स, सम लिक्विड्स कैन बी डिसॉल्व्ड इन लिक्विड्स, सम गैसेस कैन बी डिसॉल्व्ड इन लिक्विड्स। यानी तीनों चीज़ों को लिक्विड्स के अंदर डिसॉल्व किया जा सकता है। ये लिक्विड्स की एक स्पेशल कैटेगरी है, सॉलिड्स या गैसेस के अंदर ये एबिलिटी नहीं होती। रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड्स, लिक्विड्स का जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स, वो सॉलिड्स से ज़्यादा अच्छा होता है। सॉलिड्स तो डिफ्यूज़ करते ही नहीं है, ना के बराबर डिफ्यूज़ करते हैं, बहुत ही ना के बराबर डिफ्यूज़ करते हैं। अब आगे आता है कि लिक्विड्स के अंदर जो डिफ्यूजन की कैपेबिलिटी होती है वो सॉलिड से ज़्यादा क्यों होती है? क्योंकि लिक्विड के पार्टिकल्स की मूवमेंट ज़्यादा होती है। लिक्विड के पार्टिकल्स ज़्यादा आसानी से मूव कर पाते हैं सॉलिड के मुकाबले। इन अदर वर्ड्स, लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है सॉलिड के मुकाबले, या फिर लिक्विड के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी यानी मूवमेंट ज़्यादा होती है सॉलिड्स के मुकाबले। ये सारी चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। देखिए, अब आप समझिए इस बात को, अगर मैं दो चीज़ों को एक दूसरे के अंदर मिक्स करने की कोशिश कर रहा हूँ तो वो कब आसानी से मिक्स होंगी? जब दोनों के पार्टिकल्स की मूवमेंट फास्ट होगी। अब हमने यहाँ पे पढ़ा कि सॉलिड के पार्टिकल्स की मूवमेंट होती तो है लेकिन काफ़ी कम, लिक्विड के पार्टिकल्स की मूवमेंट ज़्यादा होती है, इसीलिए लिक्विड्स आसानी से डिफ्यूज़ कर पाते हैं। रेट ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड्स ऑन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स। लिक्विड के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी क्योंकि सॉलिड से ज़्यादा होती है, इसीलिए लिक्विड्स आसानी से डिफ्यूज़ कर सकते हैं, ज़्यादा जल्दी डिफ्यूज़ कर सकते हैं सॉलिड्स के मुकाबले। आगे आता है थर्ड आपका द गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट के बारे में पढ़ेंगे हम यहाँ पे। देखिए, जो बलून सेलर होता है वो बहुत सारे बलून को एक ही सिलेंडर से फुला देता है, बहुत सारे बलून्स को एक ही सिलेंडर। देखिए, उसकी साइकिल के पीछे एक टैंक रखा होता है, एक सिलेंडर रखा होता है, और वो बच्चों को बहुत सारे गुब्बारे उसमें से फुला फुला के दे देता है। अब आप खुद सोचिए, उस छोटे से सिलेंडर के अंदर इतनी सारी गैस कहाँ से आई होगी? ठीक है, तो इस बात को समझने के लिए इसने एक एक्टिविटी हमें करने को कहा है। इसने क्या कहा है, 3 सिरिंज लीजिए इस तरह के, देखिए दिखा रखा है, ये जो सिरिंज इसने दिखा रखा है, इस तरह के 3 सिरिंज लीजिए, ठीक है। और यहाँ नीचे से तीनों सिरिंजेस को रबर कोक से बंद कर दीजिए, यहाँ से कोई भी सामान बाहर निकलने ना पाए।
अब आपको क्या करना है, एक सिरिंज के अंदर तो आपको कुछ भी सॉलिड डालना है, दूसरे के अंदर आपको कुछ भी लिक्विड डालना है, और तीसरे के अंदर आप कुछ भी गैसियस सब्सटेंस डालना है। ठीक है, समझ में आ रही है बात आपको? तो तीनों की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, पहले वाले के तो अंदर तो हम कुछ नहीं डालेंगे, इसका मतलब उसके अंदर हवा डली हुई है पहले से। दूसरे के अंदर हम पानी डाल देंगे, तीसरे के अंदर हम चॉक पाउडर डाल देंगे। तो जब आप उस ऊपर वाले पिस्टन को दबाने की कोशिश करेंगे स्टूडेंट्स, ये जो पिस्टन है इसका ऊपर वाला, ये वाला जो पिस्टन, इसको दबाने की कोशिश करेंगे तो पहले केस में, सॉलिड्स के केस में पिस्टन दबेगा ही नहीं आपसे। लिक्विड्स के केस में पिस्टन दबेगा तो, लेकिन बहुत मामूली सा, बहुत ही कम। गैसेस के केस में आप इसको बड़ी आसानी से काफ़ी नीचे तक दबा पाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ गैसेस के पार्टिकल्स के अंदर स्पेसिस बहुत ज़्यादा होते हैं। गैसेस के पार्टिकल्स बहुत दूर दूर तक फैले होते हैं स्टूडेंट्स। इससे हमें ये पता चलता है। कैसे पता चला? देखिए मैं बताता हूँ आपको। जो गैस इतने सारे वॉल्यूम में फैली हुई थी, उसको हमने इतने से वॉल्यूम के अंदर फिट कर दिया है। देखिए, जो गैस इतने सारे वॉल्यूम के अंदर फैली हुई थी, उसको हमने इतने से वॉल्यूम के अंदर फिट कर दिया। कैसे? क्योंकि उसके अंदर पार्टिकल्स का स्पेस, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बहुत ज़्यादा था। जैसे ही हमने पिस्टन को नीचे की तरफ दबाया, वो स्पेस कम हो गया और गैसेस के पार्टिकल्स पास पास आ गए। तो इससे प्रूव होता है कि गैसेस के पार्टिकल्स के अंदर स्पेस बहुत ज़्यादा होता है। गैसेस के पार्टिकल्स के अंदर अट्रैक्शन ना के बराबर होता है, बहुत कम होता है। अब एक कंपैरिजन करते हैं गैसेस का। देखिए, अब गैसेस के पार्टिकल्स जो होते हैं, क्योंकि उनके अंदर अट्रैक्शन काफ़ी कम होता है, एक दूसरे को काफ़ी कम फोर्स से अट्रैक्शन करते हैं, इसलिए वो आसानी से मूव कर पाते हैं। तो मूवमेंट की बात करें तो गैसेस की मूवमेंट भी ज़्यादा होती है, इंटरमोलिकुलर स्पेस भी ज़्यादा होता है, और इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम होती है। पार्टिकल्स के बीच में खिंचाव जो होता है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की जो कैपेबिलिटी होती है, वो सबसे कम होती है गैसेस के अंदर। आगे बात करते हैं डिफ्यूजन की कैपेबिलिटी। मैंने आपको पिछले सेक्शन में बताया कि जहाँ पार्टिकल्स की मूवमेंट, जहाँ पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, वहाँ पे डिफ्यूजन भी जल्दी होगी। तो गैसेस के अंदर क्योंकि काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, पार्टिकल्स फ्रीली मूव कर पा रहे हैं, इसलिए गैसेस सबसे ज़्यादा फास्टली डिफ्यूज़ करती हैं। ठीक है, गैसेस की डिफ्यूजन बहुत फास्ट होती है क्योंकि उसके पार्टिकल्स फ्रीली मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब पढ़ते हैं इसने यहाँ पे हमें क्या समझाने की कोशिश की है। चलो इसके बाद में पढ़ेंगे, पहले कुछ कंपैरिजन्स कर देते हैं हम तीनों स्टेट्स की। देखिए, पहले बात करते हैं शेप की। तो शेप की जब हम बात करते हैं तो सॉलिड्स की जो शेप होती है वो फिक्स होती है, लिक्विड्स की फिक्स नहीं होती है। ठीक है, और गैसेस की फिक्स नहीं होती है। वॉल्यूम की बात करें, सॉलिड और लिक्विड की जो वॉल्यूम होती है वो फिक्स होती है, गैसेस की फिक्स नहीं होती है। क्योंकि देखिए कैसे फिक्स नहीं होती है, अगर आपने अभी यहाँ पिस्टन को दबाया, जो गैस पहले इतने एरिया में फैली हुई थी, आपने उसको इतने से एरिया में समेट दिया, इसका मतलब उसकी वॉल्यूम फिक्स नहीं है। ठीक है, बात करते हैं बाउंड्रीज की। सॉलिड की जो बाउंड्रीज होती हैं वो डिस्टिंक्ट होती हैं, फिक्स्ड होती हैं। लिक्विड की बाउंड्रीज फिक्स नहीं होती, गैसेस की बाउंड्रीज भी फिक्स नहीं होती। बात करते हैं इंटर पार्टिकुलेट स्पेस के, पार्टिकल्स के बीच की स्पेस की। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं, सॉलिड्स में पार्टिकल्स के बीच का स्पेस सबसे थोड़ा होता है, लिक्विड्स में थोड़ा ज़्यादा होता है, गैसेस में सबसे ज़्यादा होता है। आगे आता है इंटर पार्टिकुलेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, पार्टिकल्स के बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, सॉलिड्स में सबसे ज़्यादा, लिक्विड्स में मॉडरेट और गैसेस में सबसे कम। आगे बात करते हैं पार्टिकल्स की मूवमेंट या फिर पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी। सॉलिड्स में सबसे कम, लिक्विड में उससे ज़्यादा और गैसेस में सबसे ज़्यादा। इंटर पार्टिकुलेट फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, पार्टिकल्स के बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, गैसेस में सबसे ज़्यादा, लिक्विड्स में मॉडरेट और गैसेस में सबसे कम फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं सब्सटेंसेस के बीच में। रेट ऑफ डिफ्यूजन, एक दूसरे के अंदर मिक्स होने की कैपेबिलिटी, सॉलिड्स में सबसे कम क्योंकि मूवमेंट थोड़ी होती है, लिक्विड्स में उससे ज़्यादा, गैसेस में सबसे ज़्यादा। रेट ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड्स ऑन काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, मैं आपको एक बात और बताता हूँ, यहाँ पे एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट बताता हूँ, दैट इज ब्राउनियन मूवमेंट। ब्राउनियन मूवमेंट क्या होती है? ब्राउनियन मूवमेंट, गैसेस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कहीं भी मूव कर सकते हैं फ्रीली, जिगजैग पैटर्न में, इसको कहा जाता है ब्राउनियन मूवमेंट। दिस मूवमेंट इज कॉल्ड ब्राउनियन मूवमेंट। तो स्टूडेंट्स, ये था सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के बारे में। एक बार ये सब सेक्शन और पढ़ लेते हैं छोटा सा, इसने क्या कहा है। देखिए, गैसेस जो होती हैं वो हाईली कंप्रेसिबल होती हैं, सॉलिड्स और लिक्विड्स के मुकाबले उनको काफ़ी कंप्रेस किया जा सकता है। ये हमने पिस्टन वाली, सिरिंज वाली एक्टिविटी से समझा है।
लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, हमारे घर में जो कुकिंग के लिए हम गैस यूज़ करते हैं, हॉस्पिटल्स में जो ऑक्सीजन के टैंक्स सप्लाई किए जाते हैं, हमारे व्हीकल्स के अंदर जो सीएनजी गैस डाली जाती है, फ्यूल की तरीके यूज़ होती है। हाई कंप्रेसिबिलिटी होने की वजह से ही बहुत सारी गैस को कंप्रेस करके छोटे से सिलेंडर में फिट किया जा सकता है, तो गैसेस काफ़ी कंप्रेसिबल होती हैं। ठीक है, ये भी आप ऐड कर सकते हैं कंप्रेसिबिलिटी। सॉलिड्स कंप्रेसिबल नहीं होते, लिक्विड्स कंप्रेसिबल नहीं होते, गैसेस कंप्रेसिबल होती हैं। आगे आता है आपका, हमारे किचन में जब भी खाना पकता है तो हम दूर से ही स्मेल करके बता देते हैं कि किचन में कुछ ना कुछ बन रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो स्मेल होती है वो हमारे नाक तक पहुंच जाती है। जो अरोमा होता है फूड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एयर की पार्टिकल्स के अंदर मिक्स होके किचन से घर के चारों तरफ फैल जाते हैं और आपको पता चल जाता है कि कुछ ना कुछ घर में पकाया जा रहा है। एक बात और बताता हूँ स्टूडेंट्स आपको, जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको क्या कहा था कि रेट ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड्स ऑन काइनेटिक एनर्जी, डिपेंड्स ऑन मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, और काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। जो चीज़ जितनी ज़्यादा गर्म होगी उसमें काइनेटिक एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी, और अगर उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी तो उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन भी ज़्यादा होगा। इंटरकनेक्ट करके समझने की कोशिश कीजिए, बहुत ही ध्यान से समझिए आप इस कॉन्सेप्ट को। ज़्यादा गर्म चीज़ का मतलब ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी, और ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी का मतलब फास्टर रेट ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, तो पार्टिकल्स की हाई स्पीड और लार्ज स्पेसिस ऑफ अट्रैक्शन की वजह से गैसेस जो होती हैं वो काफ़ी फास्टली डिफ्यूज़ कर पाती हैं। मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ। गैसियस स्टेट में पार्टिकल्स रैंडमली एक जगह से दूसरी जगह पे हाई स्पीड से मूव कर पाते हैं, इसीलिए पार्टिकल्स एक दूसरे को हिट करते रहते हैं, कंटेनर की वॉल्स के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करते रहते हैं। अब यहाँ पे देखिए, जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं वो कंटेनर के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करते हैं। ये भी गैसेस की एक कैपेबिलिटी होती है, दैट पार्टिकल्स ऑफ गैसेस एक्सर्ट फोर्स ऑन द कंटेनर इन विच द गैस इज केप्ट। ठीक है, आगे आता है आपका ब्लूप्रिंट क्वेश्चंस। ब्लूप्रिंट क्वेश्चंस जैसे मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए एक सेपरेट वीडियो मैं जरूर से जरूर बनाऊंगा। तो स्टूडेंट्स, ये था आपका इस चैप्टर का पार्ट 1 वीडियो। आगे हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे पार्ट 2 में, उसका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और स्टूडेंट्स, अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट में बताइए कि आपको वीडियो में क्या अच्छा लगा और हमें क्या सुधार करने की ज़रूरत है। और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जैसे ही हम आपकी क्लास से जुड़ा कोई वीडियो अपलोड करें तुरंत आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उस वीडियो को देख पाएँ। तो स्टूडेंट्स, प्लीज़ पार्ट 2 भी जरूर देखिएगा इस चैप्टर को कम्प्लीटली समझने के लिए। और उसके अलावा 9th क्लास के जो दूसरे सब्जेक्ट्स हैं, साइंस है, एसएस है, मैथ्स है, इंग्लिश है, उनके वीडियोस भी चैनल पे अपलोड किए जा चुके हैं या फिर किए जा चुके होंगे फ्यूचर में। तो उनकी प्लेलिस्ट भी आप एक बार वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ज़रूर चेक करें। साइंस के, एसएसटी के एक्सरसाइजेज भी और चैप्टर एक्सप्लेनेशंस भी, अलग अलग प्लेलिस्ट आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। आप वहाँ पे जाके एक बार चेक जरूर करें। हो सकता है जिस चैप्टर को आप समझ ना पा रहे हो अपने क्लास में, वो चैप्टर का एक्सप्लेनेशन आपको वहाँ मिल जाए। थैंक यू स्टूडेंट्स, कीप सपोर्टिंग।